स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट विथ अभिनंदन के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी। तो उसी में जो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैटर के प्योरिटी के बारे में, ठीक है ना? उसमें हमने देखा था ये सॉल्यूशंस क्या है, कंपाउंड्स क्या है, सॉल्यूशंस के टाइप्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया था पीपीटी के माध्यम से। तो चलिए अब आज के इस टॉपिक में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स कैसे बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? तो हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहिए। जो हमारे वीडियोज़ अपलोड करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है ना? उनको बताइए कि हमारी क्लासेस में अ, जो एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ है, और ये तो अभी साइंस का चल रहा है सीरीज़, इसकी जो आगे की भी सीरीज़ है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा इसके अगर बैकग्राउंड में जाए, बैकग्राउंड पे देखें अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इसके विषय में क्या थ्योरीज रही हैं, फिलोसफर्स ने क्या क्या बोला है, तो इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो चलिए देखिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इंडिया, ठीक है ना? तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले ऐसा कंसिडर किया गया मैटर के बारे में, तो सबसे पहले इंडिया में ही इसकी चर्चा हुई। तो फाइव अराउंड 500 बीसी के आसपास जो इंडियन फिलोसफर्स महर्षि कणाद थे, तो उन्होंने अपने एक संभावना व्यक्त की कि बताया कि जो मैटर्स होते हैं, पदार्थ जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, जो मैटर होते हैं वह छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है ना? उनका यही मानना था कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, समस्त ब्रह्मांड है, जो समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान जितनी भी क्या है, मैटर्स हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, ठीक है ना? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं आपकी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें तब का विचार था, ठीक है ना? फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, जब अगर अब देखें अल्टीमेटली हम लोगों ने भी पाया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना? वे बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनको फर्दर हम और भी इनको डिवाइड करना, इनका डिवीज़न करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना? तो और महर्षि कणाद ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो जिसका हम लोग भी यूज़ करते हैं एटम, ना एटम को क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु हिंदी में। तो महर्षि कणाद ने इसका नाम परमाणु बताया, ठीक है ना? तो और भी साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज इसके बारे में दी हैं 3 सीरीज के आसपास, ठीक है ना? तो इसके बाद ये क्या हुआ कि हमने आपको बताया था कि जो केमिस्ट्री के फादर हैं, कौन है? एंटोनियो एल लेवोसियर है। कौन है? एंटोनियो एल लेवोसियर क्या है? केमिस्ट्री के फादर है। उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया। उन्होंने क्या बताया कि अ, अ, मतलब जो हमारा एटम है उसके बारे में बताया, और एक इम्पोर्टेंट लॉ दिया, एक नियम दिया जिसे बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का एक नियम दिया, ठीक है ना? इसमें उन्होंने क्या बताया, ये आगे हम चलिए देखते हैं इस पॉइंट पे। तो उन्होंने बताया द फॉलोइंग ऑफ 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर, चलिए देखिए, मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, ठीक है ना? इसके द्वारा क्या किया गया, ये 2 जो लॉज थे इसके विषय में उन्होंने बताया। तो जो पहला लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है कि जो मास होता है उसके कंजर्वेशन के बारे में बताया कि उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का संरक्षण, मतलब उस पे किस प्रकार से वो हमेशा कंजर्वेटिव फॉर्म में बना रहता है, ठीक है ना? अपनी जो उसकी एक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका स्टेट होता है, उसको ब्रोकन नहीं करता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है? तो देखिए, इस देयर केमिकल चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, कह रहा है कि क्या
अगर मास में उसके द्रव्यमान में चेंज होता है तो केमिकल चेंज भी होता है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे। Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसके टॉपिक पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा जाता है कि जो मास होता है ना वो तो क्रिएट किया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। फिर देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसके बारे में उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो जो लेवासियस थे तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements। उन्हें बताया कि जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, हमने पिछले आपके पढ़ा था ना कंपाउंड के बारे में, जो क्या होते हैं कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं composed of two more elements and each such compound had the same elements in the same proportions irrespective of where the compound came from or who prepared it, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना है कि जो कंपाउंड होते हैं वह टू या मोर एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं और जो ईच कंपाउंड होता है वह सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन में क्या होते हैं उस पे कंपोज होते हैं, ठीक है ना। तो इर्रिस्पेक्टिव देखें ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड, जो इसको बनाता है तो उसको क्या कहते हैं सेम प्रोपोर्शंस में या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में इसको क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। तो in a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8%। तो यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड सच एज वाटर, ये वाटर के कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है कि जो वाटर मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं आपके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वह होता है H2O। क्या होता है बच्चों, H2O क्या है आपका वाटर का फॉर्मूला है। तो जो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन की कितना परसेंट है या उसका रेशियो देखें, या ऑक्सीजन का कितना रेशियो है उस पे उस कंपाउंड में। तो यहाँ पे जो रेशियो होता है वाटर के रूप में वह हाइड्रोजन का 1 होता है और 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कांस्टेंट प्रोपोर्शंस किस प्रकार से केमिकल्स में या कंपाउंड्स में होता है। आइए आगे देखते हैं कि द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज गिवन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज लॉ। क्या हुआ जब एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जब अपना एक अप्रोप्रिएट लॉ एक्सप्लेनेशन दिया इसी मैटर पे, तो जब ये तो कुछ क्या हुए विवाद उत्पन्न हुए, जो पिछले साइंटिस्ट थे जो दिए थे। तो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने क्या बताया कि बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने जो मैटर की क्या होती है प्राकृतिक स्टेट होता है जिसे बोलते हैं नेचर ऑफ मैटर, उन्होंने मैटर की प्रकृति के बारे में बताया कि वो किस प्रकार का होता है, उसके नेचर के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ अ मैटर। उन्होंने क्या आइडिया सर्च किया कि आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी मैटर, जो मैटर होता है उसके डिविजिबिलिटी का आइडिया उन्होंने बताया, विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी,
जो कि अब तक क्या हुई, एक बनी थी, एक फिलॉसफी थी, ठीक है ना। तो ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। तो उन्होंने बताया कि जो अभी हमारे कर्णाद ने बताया था कि परमाणु उसका नाम दिया था, तो इन्होंने बताया उसको, परमाणु को क्या बोला, एटम्स बोला। और इन्होंने भी वही चीज बताया कि जो एटम्स होते हैं वह किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने भी क्या एक थ्योरी दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऊर्जा संरक्षण का, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि इवन एनी मैटर या एनी एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड। ना तो किसी भी मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, और उन्होंने डिफिनिट प्रोपोर्शंस के बारे में थ्योरी दी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, तो ऑल द मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड आर अ मिक्सचर, उन्होंने क्या बात किया कि जो एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है और मिक्सचर होता है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे या मिक्सचर्स होंगे, वो सभी किससे मिलकर के बने रहेंगे, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने रहेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो क्या क्या उस थ्योरी के विषय में जानकारी है, तो डाल्टन ने जो दिया है उसको देखते हैं कि ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, ठीक है ना। जितने भी मैटर्स होंगे टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, और वो क्या कहलाएंगे, एटम्स कहलाएंगे। और क्या होंगे, जो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में क्या पार्टिसिपेट करेंगे, एटम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। फिर एटम्स क्या होंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। इनमें किसी दूसरे एलिमेंट्स का क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्या होंगे ये, इंडिविजुअल होंगे, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो भी किसी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉयड किए जा सकते हैं। फिर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, उनका क्या होगा, हर एक एटम का आइडेंटिकल मास होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो उनके क्या क्या आइडेंटिकल मास हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक एक डिस्कस करेंगे। फिर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनके क्या होते हैं, डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब चलिए आप यहाँ पे एक मेन थिंग के बारे में चर्चा करते हैं, व्हाट इज एटम के बारे में। तो आपने एटम के बारे में जान ही लिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। कोई भी अगर कंपाउंड होगा, कोई भी अ, आपका एलिमेंट होगा, कोई भी मिक्सचर्स होगा, तो जो जिससे मिलकर के बना होगा वह एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उसके होंगे, ठीक है ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। तो जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं वो सभी की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे सिंबल्स देखना है, जो डिफरेंट अलग अलग क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं एटम्स के। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ, ऑक्सीजन का सिंबल है, आयरन का है, सिल्वर का है, मरकरी का है, प्लेटिना का है, गोल्ड है, कॉपर है, लेड है, ठीक है ना, सल्फर है। इन सभी क्या दिए हुए हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रपोज किए गए थे, डाल्टन के द्वारा। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स देखते हैं, हाइड्रोजन। आइए अब से क्या यहाँ पे, हाँ चलिए एक चीज़ है, इन द बिगनिंग द नेम ऑफ
elements were derived from the name of place where they are found in person। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, उनके जो नाम हुआ करते थे वो क्या थे कि जहाँ वो फाउंड किए जाते थे, जिस प्लेस पे फाउंड किए जाते थे, तो उन्हीं के स्थान पे जो भी उनको जो बोला जाता था, तो उन्हीं के नाम पे उनको उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे क्या है, द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस। जो कॉपर नेम है वो कहाँ से लिया गया है? साइप्रस से। तो सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, उनके कलर्स के आधार पर, मतलब एक तरह से उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको क्या किया जाता था, उनको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि जैसे गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, ठीक है ना, गोल्ड क्या इंग्लिश वर्ड लिया गया है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? येलो कहा जाता है। इन दिनों क्या होता है कि जो अब जो इनका नामकरण किया जाता है, मतलब कि इनको बायनॉमियल जो इनका नॉमिनकल्चर किया जाता है, वह आईयूपीएसी के बेस पे किया जाता है। किसके बेस पे किया जाता है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एक आप कह सकते हैं एक ये इंस्टीट्यूशंस भी है, ठीक है ना, जो इनको जो एलिमेंट्स जो भी फाउंड होते हैं उनको नेम प्रोवाइड करती है। तो देखिए एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम ऑफ द एलिमेंट सिंबल्स एंड यूनिट्स के क्या होते हैं जो नेम्स को अप्रूव करती है, ठीक है ना। मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन ऑफ two letters of the element's name. In English, the first letter of a symbol is always written as a capital letters and the second letter as a smallest letter, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करता है और कोबाल्ट की बात करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का H और एल्यूमिनियम का Al है, कोबाल्ट का CO है, ठीक है ना। तो देखिए एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है। तो ये आईपीएससी क्या होता है? एक मेथड होता है, एक इंस्टीट्यूशन जो इनको क्या करती है? नेम प्रोवाइड करती है। फिर चर्चा करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके अनुसार एटॉमिक जो मास होता है वह एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी रही है, जिसके अनुसार क्या होता है? ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनका जो होता है उनमें मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये थ्योरी किसका एक्सप्लेनेशन करती है? लॉ ऑफ कॉन्टेस्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की थ्योरी का क्या करती है? एक्सप्लेनेशंस करती है, ठीक है। फिर आगे देखें, आइए देखिए सिंबल्स के बारे में तो लोग बात कर लेते हैं कि सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरान B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I। तो आप इन सभी के बारे में एलिमेंट्स के जितने भी सिंबल्स हैं उनको आप थोड़ा केयरफुल तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम आगे डिस्कस। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं कि वो अ, जो उनके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान रूप से डिफरेंट प्रोपोर्शंस जो उसके मॉलिक्यूल्स के होते हैं वो किसी कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल्स में इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे वाटर का कंपाउंड है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से क्या है? कंबाइन है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है, ठीक है ना। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस रूप में है? 1:8 के रूप में होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो 8 उनको डिफाइन करते हैं और 1 से हाइड्रोजन का, ठीक है ना। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वह ऑक्सीजन की 8 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं मॉलिक्यूल्स? H को 2 से और ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला? NH3। क्या होता है बच्चों? NH3 होता है। तो NH3 में
नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन का क्या है रेशियो है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 14 है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना है 3 है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखें आयंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं? तो देखिए कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है ना, वह किसी न किसी क्या होते हैं मेटल से क्या होते हैं कंपोज होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं जुड़े होते हैं, ठीक है। एंड जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कंटेन चार्ज स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफाइड चार्ज को क्या करते हैं कंटेन करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उन सभी में क्या होता है चार्ज होता है, ठीक है ना, क्या होता है चार्ज होता है। और यही चार्ज को क्या कहा जाता है यहाँ पे आयंस बोला जाता है। क्या होता है आयंस। ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव। और जो भी एलिमेंट होता है या कंपाउंड होगा या क्या होगा फिर या मॉलिक्यूल्स होगा उस पे सिंगल चार्ज एटम होगा। क्या होगा सिंगल चार्ज एटम होगा। इसका मतलब कि उस पे एक चार्ज होगा, ठीक है ना, एक परमाणु पे क्या होगा एक ही चार्ज होगा। तो हमने बात की कि जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं निगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इन्हीं आयंस के आधार पे हुई होती है। किसी भी एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में वो इन्हीं आयंस के बेसिस पे होती है। क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस होते हैं। जब ये आपस में दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। और जब क्या होता है बच्चों कि जब अगर पॉजिटिव है और फिर पॉजिटिव मतलब दो पॉजिटिव के आयंस है और वो एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे वो पास नहीं है वो एक दूसरे को रिपेयर करेंगे मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं दूर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं एनायन बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे कैटायन बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया एक एग्जांपल लिएगा सोडियम क्लोराइड। क्या है सोडियम क्लोराइड है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस Na एंड निगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज उस पे कौन सा है क्लोरीन क्लोराइड आयंस है। तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, उस पर कितना आयंस है एक है। और ऐसे सोडियम पे कितना है एक है। तो जो ये कंपाउंड है यानी Cl का सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है तो Na पे एक चार्ज है वो भी किसका पॉजिटिव का। सोडियम पे पॉजिटिव का चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव का चार्ज है। अब आगे देखते हैं। फिर देखो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज द पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं इसे पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं। फिर राइटिंग केमिकल्स फार्मूला। केमिकल्स फार्मूलास के नेम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक ना, उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखना है कि जो केमिकल फार्मूला के कंपाउंड होते हैं ना क्या होते हैं उनके यौगिक होते हैं। उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंबॉलिक आधार पे किया जाता है। मतलब कि सिंबॉलिक बेसिस मतलब कि उनको प्रतीक चिन्ह के आधार पे। और हम उसका जो नॉमिनकल्चर होता है नामकरण कहते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो क्या है रूल्स उसके हैं करने के उनको देख लेते हैं। तो जो सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इसका कहने का मतलब है जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी के अनुसार वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए कैसे होते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कंबाइनिंग पावर क्या है। जो कंबाइनिंग पावर होता है वह उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। कंबाइनिंग पावर का मतलब उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होती है संयोजकता। क्या होती है संयोजकता। संयोजकता मतलब कि वैलेंसी कैन be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another। मतलब इसका कहने का मतलब कि जो एक एटम होता है वो दूसरे एटम से किस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है ना, ये कौन वो क्या डिसाइड करता है वैलेंसी डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि फॉर्म केमिकल जो भी केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जो वैलेंसी होगी उसी के अनुसार उसी के आधार पर एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा कंबाइन होगा। इसका बेसिक मतलब यही है किसका संयोजकता का। इसी को क्या बोलते हैं कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि किस पे कितना चार्ज होता है। सोडियम पे एक चार्ज होता है वो भी कौन सा पॉजिटिव होता है। पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे Ag+ लिखते हैं, ठीक है। रूल्स में क्या था कि जैसे होता है तो इनमें क्या होता है हमेशा जो जैसे सोडियम है सोडियम का जो पहला लेटर है वो क्या है कैपिटल है उसके बाद का जो लेटर वो क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है ना। ये कुछ इसके बेसिक रूल्स होते हैं इनको लिखने के लिए। ऐसे पोटेशियम देखिए पोटेशियम पे पॉजिटिव का चार्ज है। सिल्वर पे पॉजिटिव का चार्ज है। कॉपर पे
Cu प्लस होता है, मैग्नीशियम का Mg 2 प्लस है, और कैल्शियम Ca 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस है, इनमें क्या है पॉजिटिव है। और जैसे निगेटिव पे कौन से चार्ज, निगेटिव चार्ज किन पे है, जैसे हाइड्राइड है, हाइड्राइड पे H माइनस होता है, क्लोराइड पे Cl माइनस होता है, ब्रोमाइड पे Br माइनस, आयोडाइड में I माइनस होता है, ठीक है ना। ये चार्ज बेसिकली आप याद कर लीजिएगा, ये चार्ज क्या होगा जब हम कोई भी कंपाउंड्स बनाएंगे, कोई भी क्या करेंगे यौगिक को बनाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी वैलेंसी, इनके आयंस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि किस पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि द रूल्स दैट यू हैव फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला एज अ, तो क्या होता है वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, क्या होना चाहिए आयन की जो आयन होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या होते हैं जो कंपाउंड होते हैं वो क्या मेटल और नॉन मेटल दोनों को क्या करते हैं कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है रिटन फर्स्ट लेटर, उसका पहला लेटर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का सी होता है और ऑक्साइड का वो लिख देंगे, ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं आप समझिएगा। तो अब हम सीधे आ जाते हैं अपने वैलेंसी को कैसे शो करते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, एक सिंपल कंपाउंड का हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, किसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है H होता है, ठीक है, इसको किससे लिखते हैं S से लिखते हैं, और क्लोराइड को Cl लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन का S सिंबल होता है, क्लोराइड का Cl होता है। तो क्लोरीन के ऊपर कितनी वैलेंसी है एक है, और हाइड्रोजन के ऊपर कितनी वैलेंसी है एक की वैलेंसी है, ठीक है ना। किसकी कितनी यही आयंस है या क्या डिफाइन करा आयंस को डिफाइन किया, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक वैलेंसी है और क्लोरीन के ऊपर आपकी एक वैलेंसी है। तो इसका फॉर्मूला अब ये देखिए दोनों पे सेम वैलेंसीज है, तब ये क्या होगा एक दूसरे से कंबाइन होगा। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl, तो HCl क्या ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन जाएंगे HCl, ठीक है। फिर देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे कितना है H1, ठीक है, और सल्फर पे कितना है 2 है। इसको लिखते कैसे देखिए, अब हमेशा होता क्या है कि ये एक दूसरे की संयोजकता दूसरे के ऊपर लिखते हैं। अब देखिए अगर सल्फर के 2 आयंस होंगे, ठीक है ना, तो वो किस पे जाएंगे हाइड्रोजन पे जाएंगे, और हाइड्रोजन का जो एक आयन है वो किस पे जाएगा सल्फर पे जाएगा। इसका मतलब कहने जो फॉर्मूला लिखा है देखिए सल्फर के 2 आयंस थे, 2 वैलेंसी थी, वो किस पे आ गई आपके हाइड्रोजन पे आ गई, और सल्फर की हाइड्रोजन की एक थी वो आपकी कहाँ आ गई सल्फर के पास आ गई। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कंबाइन हो गया, कंबाइन होकर जो फार्मूला बना वो क्या बना हाइड्रोजन सल्फाइड बना, ठीक है ना। ऐसे आगे भी दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया हुआ है, Cl का 4 दिया हुआ है, क्लोरीन का 1 दिया हुआ, तो ClCl4 उसकी वैलेंसी असंयुक्त उसके पास चली गई, उसकी इसके पास आ गई, तो क्या बन गया CCl4 बन गया, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर क्या है संयुक्ता हो गया, फिर है मोलर कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे क्या हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं जो अणु होते हैं उनका मास कितना होता है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये चीज बेसिकली देखेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, क्या यहाँ पे क्या करना है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, क्या किसका मास कैलकुलेट करना है H2O का, H2O मतलब वाटर, ठीक है ना। H2O क्या होता है वाटर होता है। सेकंड में किसका करना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ये किसका करना है HNO3 का। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालना है उनका आणविक, जिसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, जो अणु होता है उसका द्रव्यमान कैसे हम फाइंड करते हैं, और इसको याद रखिएगा ये पूछा भी जाता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, जो हाइड्रोजन का क्या होता है परमाणु का जो द्रव्यमान होता है मास होता है वो क्या होता है 1 यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। कितना होता है अभी आप ऊपर देखे होंगे वहां से उनको पढ़ लीजिएगा। तो हाइड्रोजन कितना होगा 1 यूनिट होगा, और ऑक्सीजन का 16 यूनिट होगा, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है H2O, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं H, ठीक है। फिर इस पे 2 लगा है, और ऑक्सीजन पे कितनी वैलेंसी है वो है, ठीक है। तो
देखिए 2 है, 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है 1 है और प्लस और आपका ऑक्सीजन का कितना है 16 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 2 और 8 कर दें 16 में 16 तो कितना हो जाएगा बच्चों, और एक मिनट, हाँ देखिए तो कितना हो गया यहाँ पे 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो वाटर का जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा 80 यूनिट होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे दिया होगा HNO3 का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1 होगा, नाइट्रोजन का आपको 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम्स में कितनी है 3 टाइम है, तो ऑक्सीजन 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस 14 प्लस 48 मिला के कितना हो जाएगा 63, तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास 63 हो जाएगा। फिर देखते हैं फार्मूला यूनिट मास किसे बोलते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास होगा वो क्या होगा, सभी एटॉमिक मासेस के एटम्स जितने भी होंगे उसका क्या होगा सम होगा, क्या होगा सम होगा। देखते हैं फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड द सेम है, उसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है जैसे मॉलिक्यूलर मास का किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं वो चीज क्या है कि देखिए वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। क्या होते हैं ये आयन पे बेस होता है, किस पे होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आयंस होते हैं। देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव has a formula unit NaCl, its formula unit mass can be calculated as, कैसे होगा देखिए यहाँ पे क्या है हमने क्या लिया था NaCl था सोडियम क्लोराइड के बारे में। देखिए सोडियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू याद रखनी है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि ऊपर जो है उस टेबल को लर्न करनी है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है और कितना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई, Na के ऊपर कितना चार्ज है 1 है और वैलेंसी 1 है और क्लोरीन के ऊपर भी क्या है 1 है क्लोराइड, ठीक है क्लोराइड के ऊपर कितनी है 1 है। तो क्या हुआ अगर यहाँ पे मास कितना हो गया Na का 23 हो गया और Cl का कितना होगा 35.5 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 123 को और प्लस 135 को और इन दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई यूनिट मास ऑफ मॉलिक्यूलर्स आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही और क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कैलकुलेट करना CaCl2 का एटॉमिक मास ऑफ Ca का कितना होगा 40 होता है, देख लिया उसको। फिर 2 को मल्टीप्लाई क्योंकि इस पे 2 वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी है 2 की 2 इस पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है किस पे क्लोराइड पे, ठीक है ना। इसी चीज को क्या कर देना है क्योंकि इसका मास कितना होता है 35.5 होता है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 35 और प्लस 24 आया और इसको क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो 111 क्या होगा इसका यूनिट मास हो गया वैल्यू हो गई, ठीक है ना। समझ में आया है, ठीक है ना। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अवगाद्रो संख्या क्या है, अवगाद्रो संख्या इसको आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यूनिट मास फाइंड करेंगे या फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे उनकी वैल्यूज को क्या करना होगा यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो अवगाद्रो नंबर्स का यूज करेंगे। तो इसको याद रखना कि अवगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.02214076 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारी तरफ से भी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं अवगाद्रो नंबर्स को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल N है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस सिंबल N ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज हो गए, ठीक है ना। फिर आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अवगाद्रो नंबर्स के बाद अवगाद्रो कांस्टेंट एंड अवगाद्रो नंबर वाज नेम्ड इज ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो अवगाद्रो ने इनको क्या किया था फाइंड किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया अवगाद्रो नंबर्स का, आप देख लीजिएगा, मैं इसको फोकस कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, फिर क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आप पॉज करके वीडियो को, और आपकी बुक यहाँ पे है। तो चलिए, आई थिंक ये चैप्टर समाप्त होता है यहाँ से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। हम हर एक चैप्टर्स की वीडियो को क्या करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे, बार बार अपलोड करते रहेंगे आप लोग को। तो आपका ये चैप्टर्स जो था, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये आपके यहाँ समाप्त होता है। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट से आप पूछ सकते हैं, बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप उसे जुड़ना चाहते हैं तो आप, हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।